अध्याय 146। जियाओ कियाओ ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में थामे रखा, उसके सो जाने का इंतजार किया और फिर उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। मौसम गर्म हो रहा था और फेई फेई मोटी थी, इसलिए जब वह सोती थी तो अक्सर उसकी बाहों और गर्दन पर पसीना आता था। जियाओ कियाओ ने शुरुआती गर्मियों के मौसम के लिए उपयुक्त एक पतला कंबल लिया, अपनी बच्ची को ओढ़ाया और उसकी देखभाल के लिए गीली नर्स को छोड़ दिया। वह मैडम जू से मिलने गई। जब वह पहली बार नॉर्थ रूम में पहुंची तो वह सबसे पहले मैडम जू से मिलने गई। उसने केवल यात्रा के बारे में पूछा और फिर उसे फेई फेई से मिलने के लिए कहा। अभी वह उस गर्म फूलों के घर में थी जिसे जियाओ कियाओ ने कुछ समय पहले उसके लिए बनाया था। पिछले साल माउंट जी से लाए गए गुलाबों को पानी दे रही थी। आंगन जीवन से भरा था। हरे फूल की पत्तियां पानी से ढंकी हुई थी और शाखाओं के सिरे पर कुछ फूलों की कलियां अभी अभी निकली थी। हालांकि यह अभी तक खिल नहीं पाया था, लेकिन सुगंधित खुशबू ने पहले ही मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित किया था। एक भिंग ने अपनी पीले धब्बों वाली काली पीठ मोड़ी और मैडम जू को मारते हुए उड़ गया। बैंग! यह कीचड़ में चेहरा ऊपर करके गिर गया, अपने पंख फड़फड़ाने में असमर्थ। इसके पैर हिले और भिनभिनाने की आवाज आई। यह अनाड़ी था और उसने पलटने और फिर से आकाश में उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। यह नहीं जानते हुए कि छोटी बिल्ली कहाँ से आई है, यह जल्दी से उस पर झपटा, अपने पंजों से उसे दबाया, उसे सूंघा और फिर उसे धक्का दिया और उसके साथ खेला। मैडम जू ने छोटी बिल्ली को गले लगाया और भृंग को पलट दिया। भृंग कीचड़ में कुछ कदम रेंगता रहा। क्या फीफी अभी तक सो गई है? मैडम तू ने आंखें घुमाकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं सो रहा हूँ, क्यू क्यू ने उत्तर दिया। दादी माँ, उसने धीरे से पुकारा। उसका गला अनगिनत शब्दों से भर गया था जो वह कहना चाहती थी, फिर भी वह उन्हें नहीं कह सकी। मेरे लिए एक जोड़ी कैंची लाओ, मैडम तू ने कहा। क्यू क्यू ने दादी चुंग के हाथ से कैंची ली और उसे थमा दिया। मैडम तू ने कैंची ली और ध्यान से कुछ मुरझाए हुए पत्तों को काटा जिन पर सफेद कीड़ों के अंडे की एक परत लगी हुई थी। मुझे सब पता है, शाखाओं की छंटाई करते हुए उसने कहा। मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार जब आपके पिता योझो आए थे तो मैं उनकी शान और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुई थी। पिछले 10 सालों में समय एक शटल की तरह उड़ गया है और यह सिर्फ एक पल रहा है। अचानक जियाओ कियाओ के दिमाग में एक अस्पष्ट विचार आया। वह उस बूढ़ी महिला से पूछना चाहती थी जिसका वह बहुत सम्मान करती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। उसने अतीत में कियाओ परिवार के विवाह के प्रस्ताव पर सहमति क्यों जताई थी? अपने इकलौते पोते को जिससे वह प्यार करती थी, कियाओ परिवार की एक महिला से शादी करने की अनुमति क्यों दी थी? थिएउन्ही ने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगा? मैडम ने अचानक पूछा। हान ट्रुंग मुश्किल में है, शायद तुम अभी भी युद्ध की तैयारी में व्यस्त हो। मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आ पाओगे। टियू कियू ने अपना संयम वापस पाया और जल्दी से जवाब दिया। मैडम टू की नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर रुक गई। टियू कियू ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई, उसे टाले बिना। मैं अभी वापस आया हूँ। यात्रा कठिन थी। कल तक आराम करो और फिर फीफी को पश्चिमी कमरे में वापस ले जाओ। मैडम टू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। प्राचीन काल से लेकर अब तक सेना में अक्सर सैन्य संचालन की एक अलग स्थिति होती थी, जिसमें युद्ध में मारे गए सैनिकों की सूची की जांच करना और मृतकों के परिवारों का समर्थन करना दोनों शामिल थे। हालांकि ऐसे नियम थे, लेकिन केवल शेंग राजवंश ही उपरोक्त कार्य कर सकता था, जो कि ऋषियों की आकांक्षा का एक उदाहरण भी था।
अराजकता के समय में पैदा हुए, कई वर्षों तक लगातार लड़ाई, भयंकर युद्ध और लचीले सैनिकों के साथ अनगिनत लोग मारे गए। मानव जीवन भूसे की तरह सस्ता था। यदि कोई महान युद्ध हुआ, तो मृत सैनिकों की लाशें बिखरी हुई थी, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गई हों। यहाँ तक कि जब सेना के पास प्रावधानों की कमी होती थी, तो मरने वाले या लोगों से चीजें लूटने वाले सैनिक भी भोजन बन जाते थे। ऐसी चीजें अजीब नहीं थी। लड़ाई और मौत रोजाना खाने पीने की तरह स्वाभाविक हो गई थी। वेई शाओ सेना में लगातार लड़ाई के बीच वे उन सभी लोगों की गिनती भी नहीं कर सकते थे जो अभी अभी मारे गए थे। उनकी मां और पत्नी दिन ब दिन व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर सकती थी। उस दिन वेई लियांग को यानझो ले जाते समय मारे गए 16 सैनिकों की सूची बनाई गई थी। युयांग के कुछ लोग भी थे जो साधारण घरों से थे। सेना द्वारा उनके घरों में बुरी खबर भेजी गई थी, युद्ध में मरने वालों के सामान्य तरीके से। जियाओ कियाओ ने अपने दहेज का एक हिस्सा लिया और युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन वह खुद नहीं गई। उनकी स्थिति एक समान स्तर की नहीं थी, भले ही वह अपने बेटे या पति की मृत्यु का वास्तविक कारण जानती हो, वह केवल अपना आभार व्यक्त कर सकती थी। कुछ दिनों बाद वह वेई लियांग की मां और पत्नी से मिलने गई। लुओयांग में जाने से पहले वेई लियांग ने उससे कहा कि अगर रानी युयांग लौटती है और उसकी मां से मिलती है, तो उसे यह नहीं बताना चाहिए कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अपने बेटे को देखे हुए लगभग 1.5 साल हो गया था। अचानक रानी की यह घोषणा सुनकर कि वेई लियांग को कुछ समय में घर आने का मौका मिलेगा, उसकी मां और पत्नी बहुत खुश हुईं। वे तब भी बहुत आभारी थी जब रानी व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने के लिए उनके घर आईं। जब जियाओ कियाओ चली गई, तो वेई लियांग की मां उसकी वृद्धावस्था की परवाह न करते हुए वह उसे दरवाजे तक ले गई। घर के रास्ते में उसकी आंखों के सामने वेई लियांग की मां और पत्नी के खुश मुस्कुराते चेहरे दिखाई दिए। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। गाड़ी धीरे धीरे उत्तरी शहर में वेई निवास के करीब पहुंच गई। गाड़ी दरवाजे पर रुक गई। जियाओ कियाओ को चुन नियांग ने नीचे उतरने में मदद की और उसने दा युआन के काले घोड़े, एक को पत्थर की मूर्ति, एक से बंधा हुआ देखा। घोड़ा, इसका फर नीले रंग के साथ सफेद रंग का था। काला घोड़ा लंबा और मजबूत था, उसके चारों खुर लंबे और पतले थे। उसका पूरा शरीर चमकदार और गीला नहीं था, ऐसा लग रहा था कि यह अभी कुछ समय पहले ही रुका था। इसकी गर्दन अभी भी पसीने से गीली थी। घोड़े का रखवाला उसके पास खड़ा पसीना पोंछ रहा था। दक्षिणी सेना का घोड़ा। जुआन नुओंग ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। उसने खुशी से कहा, उसकी आवाज में खुशी भर गई। उसका दिल भी धड़क उठा, उसके पूरे शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा। द्वारपाल ने देखा कि गाड़ी वापस आ गई है और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए ऊपर गया। रानी वापस आ गई है। दक्षिणी सेना अभी अभी आई है। रानी के सामने एक क्षण के लिए रुकें। जुआन नोंग ने टियू कियू का हाथ खींचा और जल्दी से मुख्य द्वार से प्रवेश किया और सीधे पश्चिमी कमरे में चला गया। जब वह अस्पताल के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, तभी उसने जाने दिया। उसके तेज कदमों ने टियू कियू को लड़खड़ा दिया। सभी बूढ़ी नौकरानियां सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। दादी लैम ने आंगन के दरवाजे के बाहर चारों ओर देखा, टियू कियू को वापस आते देखा और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर चली गईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नाम क्वान वापस आ गया है, वह कमरे में है। छोटी राजकुमारी सो रही थी और राजकुमार बस बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। ओह, कितना कोमल! जुआन नुओंग की आंखें खुशी से चमक उठीं।
वह ट्यू क्यू को सीढ़ियों के नीचे ले गई। हवा के कारण उसके कानों के पीछे बिखरे बालों को ठीक करने में उसकी मदद की। एक बार उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, आज नू क्वान बहुत सुंदर है। घर जाओ। जियाओ क्याओ रुकी और आधे बंद दरवाजे की ओर मुड़ी, शांति से उसे खोला और अंदर चली गई। उसकी पलकों के नीचे यह प्यारी सी बच्ची, जिसके छोटे हाथ और छोटे पैर बर्फ के गोले की तरह गोल थे, गहरी नींद में सो रही थी। क्या वह वेई शाओ की बेटी थी? वेई शाओ बिस्तर के किनारे पर झुककर बैठ गया। उसने अपनी सांस रोक ली और अपना सिर नीचे करके बिस्तर पर सो रहे छोटे बच्चे को देखा। बाल रेशम की तरह मुलायम थे, पीली पलकें तितली के पंखों जितनी लंबी थीं, नाक मनमोहक थी। जब बच्चा सोता था तो गुलाबी होंठ थोड़े खुले होते थे, छोटी भुजाएं और गोल पैर। वी शाओ थोड़ा और करीब झुका, बच्चे से दूध की हल्की खुशबू सूंघ रहा था। उसका दिल नरम और भ्रमित था, यहाँ तक कि उत्तेजना की भावना भी थी। काश वह बच्चे के सभी छोटे अंगों को अपने मुंह में भर सकता और उन्हें धीरे से काट सकता। ऐसा लग रहा था कि केवल ऐसा करके ही वह बच्चे के प्रति अपने प्यार और अपराध बोध को व्यक्त कर सकता था। बच्चा पहले से ही इतना बड़ा था और वह अभी अभी मिलने आया था। वी शाओ ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, लालच से सोते हुए बच्चे को देखा। अचानक उसने बच्चे की नाक पर पसीने की एक पतली परत देखी। वी शाओ ने धीरे से हाथ बढ़ाया, ध्यान से बच्चे के चेहरे से पसीना पोंछा। जब उसकी उंगली की नोक बच्चे की नाक को छूने वाली थी, तो उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियाओ कियाओ उसके बगल में खड़ी थी। दरवाजे के सामने पर्दा, दो आंखें मेरी ओर देख रही थी। दरवाजे की दरार से हल्की हवा अंदर आ रही थी, जो धीरे से नीचे लटके नक्काशीदार पर्दे को लुढ़का रही थी। पर्दा खिड़की के बाहर दोपहर की तेज धूप को रोक नहीं पाया। सूरज की कुछ छोटी किरणें उसके गालों पर पड़ रही थी। उसकी त्वचा जेड़ की तरह मुलायम थी, उसकी आंखें साफ और चमकदार थी। वह चुपचाप खड़ी होकर उसे ऐसे ही देखती रही। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे और एक नरम मुस्कान थी। वेई शाओ का हाथ एक पल के लिए हवा में रुक गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अब उसकी तरफ नहीं देखा। बिस्तर के किनारे से उठकर वह सीधा बाहर चला गया। जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, उसका चेहरा दरवाजे के बाहर तेजी से गायब हो गया। वेई शाओ ने मैडम टू के सामने सिर झुकाया। अब मैं अपनी दादी से मिलने जा सकता हूँ। मैं वास्तव में बेऔलाद हूँ। आपकी दादी माँ कैसी हैं? पिछले साल से जब से वेई शाओ ने जिंगझोउ जाना शुरू किया, सैन्य मामले अत्यावश्यक थे और अब मैडम जू ने आखिरकार अपने पोते को फिर से देखा था। वह बेहद खुश थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, कुछ देर तक उसे देखा, फिर मुस्कुराई और जवाब दिया, अच्छा, बहुत अच्छा। भले ही वह थोड़ा पतला और काला हो गया है, लेकिन वह बहुत स्वस्थ दिखता है। आप तो बस अपनी पत्नी और बेटी से मिलने गए थे, है ना? वेई शाओ ने उत्तर दिया, मैंने दौरा किया। बहुत समय हो गया तुम्हारी माँ को देखे हुए। वह मुझे बहुत याद करती होंगी। वेई शाओ ने कहा, मैंने अभी अभी माँ को सूचित करने के लिए किसी को भेजा है। अपनी दादी से मिलने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैडम टू ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। घर आकर अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। इस बार आप कितने समय तक घर पर रहेंगे? अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहना। दादी, इस बार आपका पोता वापस आ गया। एक कारण तो यह है कि आपको आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है और मुझे आपकी बहुत याद आती है। और दूसरा कारण यह है कि फीफी के जन्म के बाद से मैं घर वापस नहीं आया हूँ। यह ठीक नहीं है।
तो इस तैनाती से पहले मैं सिर्फ एक यात्रा के लिए वापस आया था। मुझे डर है कि यह ज्यादा समय नहीं लेगा। मुझे कुछ ही दिनों में फिर से जाना होगा। मैडम तू ने उसकी ओर देखा। क्या आप हान झोंग में यू झेंग के भाइयों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? नहीं, मैंने लांगिया पर हमला करने के लिए सेना भेजी। पहले लांगिया को नष्ट करो और फिर यू झेंग भाइयों से निपटो। मैडम तू थोड़ा कांप उठीं। उनका हाव भाव अचानक गंभीर हो गया। आप क्या सोचते हैं? धर्मी स्कूल ने आपको डांटते हुए एक आदेश जारी किया और आपने सबसे पहले लैंगजिया पर हमला किया। मुझे पता है कि यह दुयन चाओ घटना लू डीएम से उत्पन्न हुई है। वह हिचकिचाई। दादी ने गलत समझा। वेई शाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह फैसला बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी और उद्देश्य से किया था। उसकी भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। उसकी ओर देखने वाली एकमात्र आंख में एक हल्की रोशनी चमक उठी। वह मुस्कुराई। दादी से कहो कि वह सुने। लियू यान ने स्वयं को वैध मानते हुए स्वयं को सम्राट घोषित करने के लिए अपने हान परिवार के नाम का प्रयोग किया। हालांकि लैंग परिवार न्यायालय ने अब कई लोगों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन युआन जिया को छोड़कर बाकी लोग चिंतित नहीं हैं। जहां तक युआन जिया का सवाल है, तिथुई में पिछली हार के बाद वह अब सिर्फ एक कमजोर बूढ़ा आदमी है। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। जबकि लियू यान का गुट अभी तक मजबूत नहीं है। हर कोई सोचता है कि आप हान ट्रुंग से लड़ना चाहते हैं। आप आश्चर्य से हमला करेंगे और उसे अचंभित कर देंगे। मेरी योजना सेना को 3 दिशाओं में विभाजित करने की है। थाई सोन, टियो क्वान से एक साथ लैंगजिया और तू चाओ पर हमला करें। जब तक शहर को घेर न लिया जाए तब तक प्रतीक्षा करें। फिर यह एक टोकरी में कछुए को पकड़ने जैसा होगा। लैंगिया गिर जाएगी। उनका स्वर काफी उदासीन था। मैडम तू ने विचारपूर्वक कहा, आपकी रणनीति वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है, जिससे दूसरों के लिए प्रतिक्रिया करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हान ट्रुंग उकसाता है, अगर वे सेना भेजते हैं, तो आप इससे कैसे निपटेंगे? वेई शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यू झेंग हान झोंग परिवार की ताकत साधारण नहीं है, फिर भी भीतर छिपे हुए खतरे हैं। मैंने सुना है कि यू झेंगगोंग के बेटे हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं और गुप्त रूप से सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं। नाहक चीन कांग की मृत्यु के बाद वह एक सिरविहीन भेड़िए की तरह हो गया और उसके बेटे एक दूसरे के प्रति और भी अधिक सतर्क और संदिग्ध हो गए। नाहक चीन खाई को इस मामले को तूल देना पसंद था। सम्राट बनने के बाद भी उसने अपने भतीजे को दंडित करने का फरमान जारी किया। यह देखने में तो भव्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ दिखावा था। यह एक तरह की लाचारी भी थी। यदि आप उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा उपहार देते हैं और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए एक और गढ़ देते हैं, तो वह निश्चित रूप से सीढ़ी से उतर जाएगा और तुरंत लड़ाई बंद कर देगा। उनके यू झेंग परिवार ने हान झोंग में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। भाइयों में मतभेद था। उनके भतीजे द्वारा लैंगजिया को नष्ट करने के बाद सब कुछ आधा सफल हो गया। दुनिया में और कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? वहां तक बोलते हुए उसकी आवाज में एक अहंकार था जो छिपाए नहीं जा सकता था। मैडम तू धीरे से उठीं, अपनी छड़ी पर टिकी और खिड़की के पास चली गई। बाहर दूर पहाड़ों की ओर मुड़ी और एक पल के लिए चुप हो गई। थ्यून ही, हम भी हान राजवंश की एक शाखा है। सम्राट है के समय से हान राजवंश का पतन शुरू हो गया। अगर एक दिन आप अपने बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं, तो आपको यह याद रखना होगा कि सफलता या असफलता भी साधारण चीजों की परवाह न करने के कारण होती है। अगर आप सद्गुणों का पालन करेंगे, तो आप समृद्ध होंगे। अगर आप सद्गुणों के खिलाफ जाएंगे, तो लोग मरेंगे। दादी ने मुझे जो सिखाया है, उसे मैं अवश्य याद रखूंगा।
वेई शाओ ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक कहा। पहले जियाओ कियाओ अपनी बेटी को रात में अकेला नहीं छोड़ पाती थी, इसलिए वह हमेशा उसे अपने पास रखती थी और नर्स या जुआन नुओंग के साथ सोती थी। आज वेई शाओ वापस आ गई। जब अंधेरा हो गया तो फीफी को नर्स ने बगल के कमरे में ले जाया। टियू कियू भी उसके पीछे पीछे गया। मुर्गे के घंटे के अंत में सब कुछ अभी भी सामान्य था। फीफी ने दूध पीना समाप्त करने के बाद वह मीठी नींद में सो गई। गीली नर्स ने उसे धीरे से आग्रह किया, युवती, आगे बढ़ो और इसे मेरे पास छोड़ दो। जियो कियाओ ने अपने बेटे के माथे को हल्के से चूमा, गीली नर्स को निर्देश दिए और फिर कमरे में लौट आई। दिन के दौरान वेई शाओ मैडम जू और श्रीमती झो से मिलने के लिए बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। जुआन नियांग ने जियो कियाओ को नहलाया और एक नए बने हल्के नीले रंग के गर्मियों के घरेलू कपड़े पहने। जन्म देने के बाद, क्योंकि वह अभी भी छोटी थी, उसका फिगर बहुत जल्दी वापस आ गया। 4 महीने बीत गए, उसकी कमर फिर से पतली हो गई, उसका आसन पानी की तरह नरम हो गया। जब वह छोटी लड़की थी, तब से कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल उसकी छाती पहले की तुलना में भरी हुई थी। इस क्षेत्र में कपड़े तंग थे, इसलिए उसे कई सेट बनाने पड़े। मुलायम रेशमी शर्ट ने उसकी त्वचा को ढक दिया। टियू कियू के सुंदर शरीर के चारों ओर लपेटा, यह पहली नजर में स्पष्ट था। उसने वेई शाओ के घर जाने के लिए कपड़े तैयार किए, फिर स्नान किया, फिर कमरे में उसका इंतजार किया। देर रात थी, सुअर के घंटे के अंत के करीब, जब उसने उसके कदमों की आवाज सुनी। वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। वेई शाओ की अभिव्यक्ति भावहीन थी, वह सीधे कमरे में चला गया। उसकी नजर बिस्तर पर घूमी और फिर टियू कियू की ओर मुड़ी। टियू कियू ने धीरे से कहा, फीफी अगले दरवाजे पर है, मैं वेट नर्स के साथ सोता हूँ। गुई थियू ने भौहें सिकोड़ी जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा, उसे छोड़ दिया और बाथरूम में चला गया। धमाका की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। अध्याय 147। वेई शाओ बहुत देर से वापस आ गए। जब वह बाथरूम से बाहर निकले तो वह कुछ भी नहीं कहती थी। एक बार जागने से पहले स्वर का समय, उसके डायपर को फिर से पीने के बाद वह सुबह तक शांति से सो सकता है। एओ तुरंत घूम गया और बिस्तर से बाहर निकला, प्रकाश को चालू कर दिया और जल्दी से बाहर चला गया। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे सुला दिया जाता था। फीफी को जन्म देने के बाद जियाओ कियाओ को आमतौर पर अकेले ही दूध पिलाया जाता था। फीफी को अपनी माँ से आने वाली मीठी शहद की खुशबू भी पसंद थी। हालांकि दोनों गीली नर्सें भी स्वस्थ और साफ सुथरी महिलाएं थीं, फिर भी फीफी को इसकी आदत नहीं थी। पिछले महीने जब उसने अपनी माँ को छोड़ दिया तो पहले कुछ दिन वह अच्छी तरह से नहीं खा सकती थी। फिर वह किसी भी तरह से इंतजार नहीं कर सकती थी और हाल के दिनों में जियाओ कियाओ आया था। बच्चे को स्तनपान कराने के लिए जब उसने दरवाजे को खुले में धकेलने की आवाज सुनी तो उसने नान जून को कमरे में भागते हुए देखा। उसने जल्दी से अपने कपड़े ढके, अपनी बेटी को अपनी बाहों में गले लगा लिया, उसके सिर को नीचे गिरा दिया और उसके गाल को उसके माथे के खिलाफ दबाया, धीरे से सहलाया। अच्छा फीफी, मत रो, माँ यहाँ है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी दोनों छोटी बाहें उसकी कमीज को कसकर पकड़े हुए थी और उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। नर्स को भी असहज महसूस हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से धीमी आवाज में कहा, रानी को परेशान करने के लिए यह नौकर दोषी है, कोई बात नहीं। जियो कियाओ ने कहा, मुझे बच्चे को सुला देने दो। उसने नौकरानी को एक पतला कंबल लाने के लिए बुलाया, फीफी को लपेटा और उसे बाहर ले गई। वेई शाओ पास खड़ा था,
खाली देख रहा था। अचानक उसे होश आया। उसने पलट कर देखा कि शियाओ कियाओ बाहर जा चुकी थी। वह भी जल्दी से उसके पीछे गया। शियाओ कियाओ कमरे में वापस आई। उसने देखा कि शियाओ कियाओ अंदर आया। दरवाजा बंद करने के बाद बिना हिले डुले उसके ठीक बगल में खड़ी हो गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, तुम मुझे गले लगाने आए हो? उसने फीफी को उठाया और उसके सामने ले आई। फीफी अभी अभी जागी थी, इसलिए वह अपनी माँ से बहुत चिपकी हुई थी। उसकी कोमल और सुगंधित छाती में लेटी हुई थी, इसलिए उसका मनोबल भी जल्दी से सुधर गया। उसने अपनी उंगलियां चूसी और अपनी बड़ी गोल काली आंखें खोलकर उस व्यक्ति को उत्सुकता से देखा जो अचानक कहीं से उसके सामने प्रकट हुआ था। ओह! यह व्यक्ति उन लोगों की तरह नहीं था जो आम तौर पर उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। वेई शाओ ने अपने बेटे को देखा और धीरे से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके कंधे अचानक तनावग्रस्त हो गए। अपना दाहिना हाथ हल्के से अपनी गर्दन पर रखें, आपको ज्यादा आराम महसूस होगा। दूसरा हाथ इस तरह मुड़ा हुआ है। जियो कियाओ उसके करीब आया और धीरे से उसे दिखाया कि फेई फेई को कैसे पकड़ना है। वेई शाओ ने नरम, सफेद बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। अपना सिर नीचे करके गोल आंखों को देखा जो उसे ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके आंक रही थी, इस डर से कि थोड़ी सी भी गलती बच्चे को दर्द पहुंचा सकती है। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब झुके हुए थे, केवल फेई फेई बीच में था। अचानक उसकी सांसों में एक मीठी खुशबू थी जिसे वर्णन करना मुश्किल था, जैसे वह इसे पहले से जानता था। शायद यह फीफी के शरीर से निकलने वाली दूध की खुशबू थी, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं था। यह वहाँ था या नहीं, उसकी सांस के साथ फैल रही थी और फिर उसके फेफड़ों में बह रही थी, जिससे उसकी सांस थोड़ी रुक गई थी। सहज रूप से उसने अपनी आंखें उठाई और उसकी ओर देखा। उसने अभी भी उसकी ओर नहीं देखा। उसकी निगाहें उसकी बाहों में फीफी पर रुक गईं। उसके गाल अर्धचंद्र की तरह चमकदार, उसकी आंखें पानी की तरह कोमल, उसकी गर्दन की हाथीदांत की गर्दन उसके कॉलर से उजागर, थोड़ा और नीचे। वास्तव में वेई शाओ ने इसे लंबे समय से नोटिस किया था। जन्म देने के बाद वह जगह और भी अधिक मोटी हो गई थी, जैसे कि इसे दबाने से पानी निकल जाएगा। फीफी ने उस व्यक्ति के अजीब चेहरे को देखा जो बिना हिले डुले उसे गले लगा रहा था, उदासीन महसूस कर रहा था। बच्चे ने अपने गालों को अपनी छाती से रगड़ा। थप थप थप, अपनी माँ की तरह नरम और सुगंधित नहीं। बच्चे का मुंह मुड़ गया और वह चिल्लाया, वाह! वेई शाओ चौंक गया और अपने होश में आया, जल्दी से अपने बच्चे को सहलाया। फीफी की चीखें और भी तेज हो गईं। वेई शाओ अचानक भड़क गए। उसे खिलाएं। जियो की झियाओं ने अपनी शर्ट को बंद कर दिया। हथियार। जियाओ क्यूओ ने उसे बड़े बिस्तर के बगल में छोटे बिस्तर पर ले जाया, नीचे झुका और धीरे से उसे नीचे रखा और कंबल को अंदर कर दिया। यह सिर्फ इतना था कि गुस्से के एक फिट में घूमने के क्षण में उसके पैर ने उसके बगल में धूप सुगंधित कुर्सी को लात मारी। सोने के लिए। मुझे याद आया कि मेरे पास अभी भी कुछ करना है, मुझे पहले अध्ययन पर जाना है। उसने अपना पैर उठाया और बाहर चला गया। क्या मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते हैं? छोटे बिस्तर पर फीफी की गहरी सांस उसके कानों से सुनी जा सकती थी। शायद उसने विरोध नहीं किया, उसे पलटने दिया। वह व्यक्ति अभी भी लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियों के सिरे भी नहीं हिल रहे थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी चमकती हुई आंखें उसे ध्यान से देख रही थी। आज सुबह जब मैं वापस आई, तो मैंने देखा कि तुम जिस घोड़े पर सवार थे, वह वहां खड़ा था। यह जानकर कि तुम वापस आ गए हो, मेरा दिल बहुत खुश था। वह थोड़ा रुकी,
उसकी जेड़ जैसी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। दबे पांव, उसके होंठ दूसरे व्यक्ति के सूखे होठों से सटे हुए थे। सुगंधित जीभ थोड़ी फैली हुई थी। पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी सांस ऑर्किड की तरह थी। वेई शाओ की आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे नियंत्रण खोती हुई लग रही थी। उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। उसने 2 बार हांफते हुए उसे गले लगाया, चूसने और काटने के लिए अपना मुंह खोला। उसने अपने होंठ लाए, बेरहमी से जियोकियाओं के नरम होठों पर दबाए। उसकी बाहें लोहे की चिमटी की तरह उसके शरीर को कसकर पकड़े हुए थी। उसे अपनी छाती में दबा रही थी, मानो वह चाहता हो कि वह उसे मांस और हड्डियों में कुचल दे। जब जियोकियाओ उसकी बाहों में कांपती थी, तो उसके आंसू बहते थे। ज्वार उसके दिल में लुढ़क रहा था और अचानक उसके सीने पर एक छींटाक्षी दिखाई दी और चूसने की कोशिश की। उस दर्दनाक, अभी तक मीठा यातना। शाओ ने तुरंत जाने की इच्छा को दबाने की कोशिश की, कुछ देर के लिए रुककर अपनी आंखें बंद कर ली। युयांग वापस जाते समय उसके दिल की गहराई में जो बेचैनी और अधीरता जमा हो गई थी, वह इस पल अचानक गायब हो गई। उसकी सहनशीलता बहुत गर्म थी। भले ही उसे कुछ और करने की जरूरत न हो, लेकिन सिर्फ इतना ही उसके पूरे शरीर को सहज महसूस कराने के लिए काफी था। जैसे ही उसने उसे लिया, उसके पूरे शरीर के रोम छिद्र खुल गए। वह कांप उठा। उसके साथ ऐसा खूबसूरत एहसास महसूस किए हुए उसे कितना समय हो गया था। भले ही उसने उस दिन डोंगजुन को घेर लिया था, लेकिन वह उसे तब ढूंढने आई थी जब वह सबसे ज्यादा गुस्से में था। उसका सामना करते हुए उसने अपने गले से निकले शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं की। उसे कियाओं के घर वापस जाने के लिए कह रहा था। उसे डर था कि वह सचमुच चली जाएगी और उसके पास वापस नहीं आएगी। उसे बताने के बाद वह खुशी खुशी घर लौट आई। वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। वह उससे बहुत सावधान थी। क्या वह उसे फिर से धोखा दे रही थी, या इस बार यह सच था? उसके माथे से गर्म पसीना बह रहा था। माथे पर। वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय वह किसी और से बेहतर जानता था कि चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके सामने वह केवल उसे निरस्त्र कर सकता था और इसे समाप्त कर सकता था। क्योंकि वह उससे दूर नहीं रह सकता था। क्यू क्यू ने धीरे से अपनी आकर्षक आंखें खोली। पति, उसने अपने लाल होंठ खोले। उसकी पलकें तितली के पंखों की तरह कांप रही थी। उसकी आंखें वसंत की लहरों की तरह थीं, जैसे कोई छोटा जानवर संयमित हो, जो केवल उसके नीचे हांफने में सक्षम हो, भ्रमित और असहाय। वेई शाओ की आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगी। उसने अपने दांत पीस लिए और बेरहमी से उसमें घुस गया। एक आकर्षक सिसकी निकली। उसने दूसरी बार उसके होठों को बंद कर दिया। जब जियाओ कियाओ जागी, तब भी भोर नहीं हुई थी। फेई फेई अभी भी पहले की तरह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके बगल में बैठा व्यक्ति खाली था। कौन जानता था कि वेई शाओ कहाँ चली गई थी? अध्याय 148। यह बाघ का घंटा था। देखा कि वेई शाओ मेज के पीछे बैठे थे। सभी दाग बहुत पहले से थे, लेकिन वह अभी भी एक नज़र में बता सकती थी। यह शायद खून था। दीवार पर उसकी परछाई, एक बड़ी काली परछाई जो हिलती नहीं थी। वह इस तरह से स्तब्ध था, जैसे कि वह अपनी ही दुनिया में डूब गया हो, इस हद तक कि अपनी सामान्य सतर्कता के साथ जियाओ कियाओ बिना उसके जाने ही दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसने सांस लेना बंद कर दिया और चुपचाप वापस आ गई। कमरे में फीफी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी।
जियाओ कियाओ ने तकिए पर फूंक मारी और फिर से बिस्तर पर रेंग गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। धीरे धीरे उसकी आंखों के कोनों से कुछ गीला सा बहता हुआ प्रतीत हुआ। इससे पहले कि वह नीचे बहता, उसने जल्दी से उसे पोंछ दिया। बहुत समय बाद जियाओ कियाओ ने आखिरकार उसे कमरे में वापस चुपके से आते हुए सुना। वह छोटे से बिस्तर से गुजरा और एक पल के लिए रुक गया। धुंधले अंधेरे में जियाओ कियाओ ने उसे आगे बढ़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह फीफी के चेहरे को सहला रहा है। उसके बाद किसी के कपड़े उतारने की बहुत हल्की सरसराहट की आवाज आई। बिस्तर थोड़ा धंसा हुआ था और वह धीरे धीरे वापस लेट गया। वह जानती थी कि वह उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे नहीं बढ़ी। वहाँ था, कभी कभी लोगों को अतीत को भूलने के लिए समय और अवसर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह, है न? उसने वह सब कुछ कह दिया था जो उसे कहना चाहिए था। उसने वह सब कुछ कर दिया था जो उसे करना चाहिए था। वह उसका इंतजार करने को तैयार थी। चौथा दिन चू शी का जन्मदिन था। जब से वेई शाओ के पिता का निधन हुआ है, तब से 10 साल से अधिक समय तक चू शी ने जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने से इनकार कर दिया था। हर साल इस दिन मैडम जू किसी को जिन लोंग मंदिर भेजती थी, चू शी के नाम का उपयोग करके तिल के तेल के पैसे इकट्ठा करने के लिए धूप जलाती थी और उसके लिए पुण्य कमाती थी, और पूर्वी कक्ष में दीर्घायु नूडल्स का एक कटोरा भी लाती थी। यह 10 साल से अधिक समय से ऐसा ही था। इस साल चू शी का जन्मदिन आ रहा था और वेई शाओ पिछले कुछ दिनों में ही घर आए थे और फेई फेई भी घर पर मौजूद थी। मैडम जू ने चू शी के लिए दीर्घायु भोज की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, जिसमें पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ था। कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि उत्साह बढ़ाया जा सके। चू शी के मन में उसका पति अब वहां नहीं था और उसने बाहर के सभी मनोरंजन भी बंद कर दिए थे, तभी वह अपने पति के लिए अपनी लालसा व्यक्त कर सकती थी। वह 10 साल से अधिक समय से कायम थी, और अगर इस साल कोई अपवाद होता तो यह लालसा के पिछले कृत्यों की तरह होता, जैसे 1 घंटे में 3 साल की जलाऊं लकड़ी जलाना। इसलिए वह बहुत इच्छुक नहीं थी। बेशक मैडम तो के लिए इस साल इस तरह के आयोजन को आयोजित करने के मूड में होना दुर्लभ था। जब उसने मना कर दिया तो उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और अंत में वह अनिच्छा से सहमत हो गई। वेई शाओ को कुछ और दिनों के लिए घर पर रखने के लिए उन्होंने इसे 5वें दिन आयोजित करने का फैसला किया। झोऊ शी के जन्मदिन के बाद तक इंतजार किया। पलक झपकते ही यह पहले से ही चौथा दिन था। आज वेई परिवार ने कई जन्मदिन की दावतें तैयार की। मैडम जो, श्रीमती झो, वेई लियांग की मां और कबीले के बुजुर्ग एक मेज पर बैठे, जबकि बाकी को दूसरी मेज पर बैठाया गया। जियो कियाओ की हैसियत कम थी, इसलिए वह ऊपर की मेज पर नहीं बैठी। क्योंकि फीफी मौजूद थी, हर कोई उसे पकड़ना और उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए फीफी को भोज की मेज पर रोक दिया गया। श्रीमती झो ने नीले मोर और सुनहरे भाग्य के पैटर्न के साथ कढ़ाई किए हुए कपड़ों का एक नया सेट पहना था और मैडम जू के बगल में बैठी थी। भोज के दौरान बहुत हंसी और बकबक हुई और हर कोई एक के बाद एक श्रीमती झो को टोस्ट करने के लिए आया। उसके चेहरे पर मुस्कान भी कुछ हद तक सुकून भरी थी। फीफी को गले लगाना बस औपचारिकता थी। जब वेई शाओ उसे शराब देने और जन्मदिन की बधाई देने आई, तो उसके बेटे को देखकर उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। दरअसल पिछले साल नशा देने की घटना के बाद मैडम जू ने उसे कभी किसी बात के लिए सजा नहीं दी थी, बस उसे कुछ समय के लिए पश्चाताप करवाया था,
और बाहरी लोगों को एक भी शब्द नहीं बताया था। लेकिन फिर भी तब से झो शी की आत्मा ने अपना समर्थन खो दिया था। कुछ समय के लिए वह बेहद सुस्त थी, उसका स्वभाव और भी सनकी हो गया था। पिछले आधे साल तक उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ था। वह बुद्ध की पूजा करने लगी थी और अक्सर सामान्य दिनों में मैडम जू के सामने आती थी। लेकिन वेई परिवार के कई लोगों ने खबर सुनी थी, इसलिए आज रात उसे इस तरह देखकर वे हैरान नहीं हुए, यह जानते हुए कि मैडम जू चीजों को जीवंत बनाना चाहती थी। इसलिए वे मस्ती में शामिल होने आए, एक शब्द उनसे, एक मुझसे, इसलिए पार्टी उबाऊ नहीं थी। फीफी ने धीरे धीरे धैर्य खो दिया जब वह लोग उसे इस तरह गले लगाते और चिढ़ाते थे। बच्ची जोर जोर से रोती थी। मैडम टू के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जियाओ कियाओ को फोन करने के लिए और उसे दूर ले जाने के लिए। जियाओ कियाओ को चुन नियांग और गीले नर्स के साथ पार्टी छोड़ दिया और वेस्ट रूम में जाने के बाद चुन ने चुन को बाहर कर दिया। यांग और गीली नर्स कमरे में नहीं थे। मैं फेई इतना उत्साहित था कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकता था। उसने भी अपना मुंह खोला, आह की आवाज निकालने का नाटक किया, फिर बच्चे का पूरा हाथ अपने मुंह में ले लिया। बच्चे की हंसी और तेज हो गई। वी शाओ के सफेद दांतों ने बच्चे की उंगली को अपने मुंह में ले लिया और वह भी खुशी से हंस पड़ा। फीफी अपने पिता के साथ तब तक खेलती रही जब तक उसे पता नहीं चला कि दुनिया कहाँ है। जियो कियाओ को बाहर आते देख बच्चे ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और आह कहा। वी शाओ ने अपने दांत ढीले किए, फीफी को गले लगाया और उठकर बैठ गया। उसने अपने गले में बुदबुदाया, मुझे भी पसीना आ रहा है, चलो पहले ठंडा स्नान करते हैं। क्यू क्यू ने फीफी को गले लगाया, कपड़े तैयार हैं, वे अंदर हैं। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा और बिस्तर से उतरने के लिए मुड़ी। आम तौर पर फेई अब तक सो चुका होता। वेई शाओ के चले जाने के बाद जियाओ कियाओ ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे थोड़ी देर तक दूध पिलाया, इससे पहले कि उसे फिर से नींद आ जाए, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वेई शाओ चला गया तो जियाओ कियाओ सिर्फ फेई को सुलाने के लिए मना रही थी। उसके कदमों की आवाज सुनकर उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसे धीरे से चुप कराया। वेई शाओ भी बहुत हल्का होकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जियाओ कियाओ ने फेई को पकड़ लिया और धीरे से बच्चे को छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया, ध्यान से उसे एक कंबल से ढक दिया। वेई शाओ बगल में खड़ा था, अपना सिर नीचे करके फेई के सोते हुए चेहरे को ध्यान से देख रहा था। अंत में वह उठकर बैठ गया और बोला, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, क्या मुझे आराम करना चाहिए? जियो कियाओ मुस्कुराई, ठीक है, चलो जल्दी आराम करते हैं। कमरे की रोशनी अचानक चली गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वेई शाओ ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके हाथ बहुत मजबूत थे, सावधानी से उसकी छोटी कमर को सहला रहे थे। फीफी को जगाने के डर से उन दोनों को किसी भी तरह की आवाज को दबाना पड़ा, जिससे एक लंबे समय तक चलने वाला संभोग सत्र समाप्त हो गया। उन दोनों के अलग होने के बाद जियो कियाओ पूरी तरह से भीग गई थी और वेई शाओ भी उसके बगल में लेट गई, भारी सांस ले रही थी। अंधेरे कमरे में जियो कियाओ अभी भी दूसरे व्यक्ति की छाती को हिंसक रूप से ऊपर नीचे होते हुए देख सकती थी। उसके बाद वे दोनों नहाने के लिए बाथरूम गए और जब वे वापस आए तो वे दूसरी बार लेट गए। ऐसा लग रहा था कि वेई शाओ बहुत जल्दी सो गया था और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। दूसरी ओर जियो कियाओ को अच्छी नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, अपने बगल में बैठे आदमी की हल्की सांसों को सुन रही थी और फेई थोड़ी दूर पर छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई थी, फिर भी सो नहीं पा रही थी।
वह रात बीत गई। जियाओ कियाओ और वेई शाओ के बीच का रिश्ता आज रात जैसा ही था। यह नहीं कहा जा सकता था कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, जब सिर्फ जियाओ कियाओ और वह होते, भले ही उन्होंने अभी अभी ऐसा कुछ किया हो, वे पहले जैसे सबसे अंतरंग पलों में वापस नहीं लौट सकते थे। इन दिनों में जिस विषय पर वे सबसे ज्यादा बात करते थे, वह फी फेई से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वेई शाओ उसे दूसरी बातें बताने से बचने की कोशिश कर रहा था। कल सुबह उसे फिर से निकलना था। इस बार उसे नहीं पता था कि घर से दूर रहने के बाद उसे वापस लौटने में कितना समय लगेगा। उससे शादी किए हुए उसे 3 साल हो चुके थे। 14 साल की लड़की से वह अब फी फेई की माँ थी। वे साथ कम और अलग ज्यादा रहते थे। शायद यही स्थिति बनी रहे। देर रात जियाओ कियाओ आखिरकार थका हुआ महसूस करते हुए जब वह सोने ही वाली थी, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। शायद फी फी को जगाने के डर से दस्तक बहुत हल्की थी, लेकिन जियो कियाओ तुरंत जाग गई, उसके कंधों को सहारा देकर बैठ गई। वेई शाओ भी चौंक गई और दरवाजा खोलने के लिए बिस्तर से बाहर निकल गई। बुलाने वाला व्यक्ति रात में ड्यूटी पर मौजूद बूढ़ी महिला थी। वह घबरा गई और धीमी आवाज में बोली, नान जून, अभी अभी दादी हुआंग मैडम के घर से फोन करने आई थी। उन्होंने कहा कि मैडम के जन्मदिन की शराब पीने के कुछ समय बाद ही वे कहीं नहीं मिली और उन्होंने हर जगह खोजा लेकिन उन्हें नहीं पाया। क्योंकि बहुत अंधेरा था और मुझे उस बूढ़ी महिला को परेशान करने का डर था, मेरे पास दक्षिणी सेना को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेई शाओ थोड़ा कांप गया और तुरंत अपने कमरे में लौट आया। जियो कियाओ ने भी यह सुना और बिस्तर से उठकर लाइट जला दी। वेई शाओ ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और जल्दी से वहां से चला गया। ईस्ट रूम के लोग भी पूरी रात जागते रहे थे और जब उन्होंने वी शाओ को आते देखा तो वे भ्रमित और डरे हुए थे। वी शाओ मैडम झो के कमरे में देखने के लिए चला गया। पर्दे नीचे थे और शायद वह पहले से ही बिस्तर पर लेट गई थी और फिर अचानक चली गई। बूढ़ी महिला हुआंग घुटनों के बल बैठ गई। 8 घंटे के बाद जब जन्मदिन की पार्टी समाप्त हो गई तो मैडम थोड़ी नशे में और चक्कर में लौटीं। मैं बाहर जाने से पहले उनके सो जाने तक उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास रुकी रही। मैडम को रात में बीच में उठकर गर्म पानी पीने की आदत थी। वह पानी डालने के लिए अंदर गई, लेकिन अचानक उसे कोई नहीं दिखा। अभी अभी मैंने लोगों को इधर उधर देखने के लिए भेजा, लेकिन मैडम का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मुझे डर था कि बूढ़ी मैडम को परेशान करना बुरा होगा, इसलिए मैंने दक्षिणी सेना को सूचना दी। यह सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ, कृपया मुझे माफ कर दें। वेई शाओ ने कई जगह पूछा, लेकिन दादी हुआंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही सब कुछ खोज लिया है। वह थोड़ा भौंचक्का हो गया, एक पल के लिए ध्यान भटक गया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से मुड़ा और चला गया। वेई शाओ ने आधे बंद सिंदूरी रंग के दरवाजे को धक्का देकर खोला। पैतृक हॉल में दिन रात धूप और मोमबत्तियां जलाई जाती थी और ऐसे लोग थे जो विशेष रूप से इसकी रखवाली करते थे। यह सिर्फ इतना था कि आम तौर पर मुख्य वेदी के सामने केवल 2 मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। देर रात पैतृक हॉल में अंदर जाते हुए ठंडी हवा में मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, न केवल अंधेरे को दूर करने में असमर्थ, बल्कि कुछ और उदासी भी जोड़ रही थी। वेई शाओ जल्दी से अंदर चला गया और अपनी माँ को पैतृक वेदी के सामने घुटनों के बल वहां बैठे दोहख में बड़बड़ाते हुए देखा। पति, एक बार आपने जाने दिया तो वेई परिवार अब अतीत का वेई परिवार नहीं रह गया है।
आपकी माँ ने कियाओ परिवार की बेटी को इस तरह अपने घर में क्यों लाया, जिसने एक बार आपको और दाई लैंग को नुकसान पहुंचाया था? वह विपत्ति कियाओनु, एक दिन मेरे बेटे को भी उससे नुकसान होगा। वह चुपचाप रो पड़ी। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि वेई शाओ दरवाजे के सामने खड़ा था, बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। क्यों नहीं? इसे दिल पर मत लो। मैंने सिर्फ कुछ कप शराब पी है, इसलिए मैं बकवास कर रहा था। मुझे दोष मत दो। मैं अब क्यूनू से नफरत नहीं करता। वेई थियो अपनी माँ को दोष नहीं दे सकता था और धीरे धीरे उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना पैदा हो रही थी। वह अंदर गया और बोला, जब माँ बाहर जाए तो नौकरों को बता देना। अंधेरा हो गया है, बेटा तुम घर ले चलो। आधी रात के बाद फीफी एक बार जाग गया। फिर से सोने के बाद वी शाओ अभी भी वापस नहीं आया था। उसके सिर और धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर प्रकाश को बंद कर दिया और बिस्तर पर चली गई। वह टिक रहा है, कदम से कदम वह उसकी ओर चला गया। अचानक मृत लियू फेई अभी भी उसे अजीब नजर से घूर रहा था और झांग पू, जिसका सिर कटा हुआ था, भी वहां था। खून उसकी ओर फैल गया। एक पल में उसे पूरी तरह से निगल लिया। जियाओ कियाओ सांस नहीं ले पा रही थी, कांप रही थी और लगातार रो रही थी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, जल्दी से उठो। लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह फिर भी नहीं उठ पाई। तलवार की नोक पहले ही उसके सीने में घुस चुकी थी। दूसरी बार उसने अपने दिल के गर्म कक्ष में एक ठंडी, तीखी धार से छेद किए जाने का भयानक एहसास महसूस किया। उसने अपने सपनों में अनगिनत बार ऐसा सहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी ऐसा होगा। नहीं! जियो कियाओ जोर से चिल्लाई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और अचानक उसके कान के पास एक चिंतित आवाज गूंजी, यार यार, यार यार। फिर ऐसा लगा जैसे किसी मजबूत और बलवान हाथ ने उसे कसकर गले लगा लिया हो, और उसी पल दुःस्वप्न रुक गया और गायब हो गया। अध्याय 149। जियाओ कियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने वेई शाओ की दो आंखें थीं, जो उसे ध्यान से और चिंतित रूप से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कब वापस आया था, लेकिन कमरे में रोशनी भी जल रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं और उसके गाल गीले धब्बों से सने हुए थे। उसकी छाती और पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। हालांकि वह उसे कसकर पकड़े हुए था, फिर भी उसके कंधे ठंड से कांप रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? वेई शाओ की आवाज चिंतित थी। उसे और भी कसकर पकड़ते हुए दूसरा हाथ ऊपर पहुंचा। कठोर हथेली ने धीरे से उसके माथे पर लगे ठंडे पसीने और आंसुओं को पोंछा। जियाओ कियाओ ने सुस्ती से उसके सीने से टिककर अपनी आंखें बंद की और अपना सिर हिलाया। वेई शाओ ने उसे गौर से देखा। बुरा सपना? जियाओ कियाओ ने कुछ नहीं कहा। क्या सपना देखा? उसने जोर देकर कहा। तुमने क्या सपना देखा? जियाओ कियाओ ने दूसरी बार अपना सिर हिलाया। वह अब और रोना नहीं चाहती थी। यह सिर्फ एक सपना था। अब वह जाग चुकी थी, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बंद आंखों में धीरे धीरे आंसू बहने लगे। जितना ज्यादा वह जोर देता, उतने ही ज्यादा आंसू बहते। आखिरकार वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसका शरीर पतझड़ में गिरे पत्तों की तरह कांप उठा। उसके आंसू उसकी छाती के सामने की कमीज को भिगो रहे थे। वेई शाओ का दिल भी उसके आंसुओं से भीगा हुआ था, आपस में उलझे हुए।
उसने अपनी माँ को पैतृक मंदिर में पाया और उसे वापस उसके कमरे में ले आया। एक बार फिर उसने अपनी माँ के मुंह से जियाओ कियाओ के प्रति उसकी गहरी नफरत सुनी और उसने अनजाने में ही प्रतिरोध और नफरत महसूस की। लेकिन जिस महिला ने उसे जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया, उसे देखकर, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह उसे दोषी ठहराएगा, उसने एक चिंतित भाव दिखाया। उस पल उसे अपने दिल में थोड़ी शर्म महसूस हुई। वह मॉडल की देखभाल कर रहा था। शव को बहुत देर तक भुला दिया गया था। कमरे में लौटने से पहले उसके सो जाने का इंतजार किया जा रहा था। उस समय 5वां पहर हो चुका था। जियाओ कियाओ बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भोर से पहले झपकी लेने की योजना बनाई और कल योजना के अनुसार निकल गया। अगला लैंग्या का युद्ध था। उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियू यान ने यानझो के साथ योजना बनाई। वह इस अवसर का उपयोग लैंग्या पर हमला करने के लिए करेगा, जैसा कि उसने अपनी दादी से पहले कहा था, बिल्कुल भी सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं। वह दुनिया की तलाश करना था। एक महान युद्ध में कई 100,000 सैनिकों को जुटाया गया। युद्ध शुरू होने से पहले कई परेशान करने वाली चीजें थी जिन्हें तैयार करना था। आम लोगों के लिए कल्पना करना मुश्किल था। हालांकि गोंगसुन यांग और वेई क्वान ने सब कुछ संभाल लिया था, फिर भी वह व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए जल्दी जाना चाहता था, बस एक झटके में। उसके बाद वह उसके प्रलाप से जाग गया। उसने उसे कभी इतना बेचैन नहीं देखा था। पहले तो उसने उसे जगाने के लिए भी नहीं पुकारा। यार, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वेई शाओ ने उसे कसकर गले लगाया। जियाओ कियाओ ने उसकी बाहों में सिमटकर अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया, इस हद तक पीछे हट गई कि उसके कंधे हिलने लगे। अचानक घंटी बजने की आवाज आई। छोटे से बिस्तर पर फीफी को जियाओ कियाओ के रोने की आवाज से जगाया गया। उसने कई बार अपने पैर फैलाए, मुड़ने की कोशिश की। वह आधी मुड़ी और वापस मुड़ी, 2 बार आह की आवाज निकाली। अपनी माँ को अपने पास न देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें खोलीं, अपनी आस्तीन से जल्दी से अपनी आंखें पोंछी। वह रो पड़ी और वेई शाओ की छाती से बाहर निकलने और बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन वेई शाओ ने जाने से इनकार कर दिया। उसने उसे गले लगाया और धीरे से उसे तकिए पर लिटा दिया। उसके हाथ ने उसके आंसू पोंछे। उसने कहा, तुम बस लेट जाओ। उसे कंबल से ढकते हुए वह बिस्तर से उतरा और फीफी को गले लगाकर उसे सांत्वना दी। फीफी के 2 छोटे पैर इधर उधर धमाका कर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी माँ के लिए रोई। मुझे ले जाओ। जियाओ कियाओ बैठ गई। उठो। वेई शाओ ने उसे नीचे न आने का इशारा किया। उसने खुद ही दरवाजा खोला और आवाज लगाई। जुआन नुओंग और वेट नर्स जल्दी से दौड़ कर आए। फीफी को बाहर ले जाओ और उसे सुला दो, उसने आदेश दिया। झुआन नियांग ने बिस्तर पर पड़ी जियाओ कियाओ को देखा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जल्दी से फेई फेई को गले लगा लिया, जो अभी भी रो रही थी। वेट नर्स ने बच्चे को लपेटने के लिए एक छोटी सी टोपी ली। दोनों एक के बाद एक पीछे हट गई। लड़की की सिसकियों की आवाज अभी भी उसके कानों में थी। जियाओ कियाओ फिर से उठना चाहती थी। जल्दी से कंबल उठाया। या मुझे जाने दो, फेई फेई को मेरी आदत है। उसकी आवाज अभी भी कर्कश थी और रोने की आवाज अभी भी सुनी जा सकती थी। वेई शाओ ने दरवाजा बंद किया, घूमा और तेजी से उसके पास गया। उसे वापस बैठने के लिए धक्का दिया। फे फेई के पास जुआन नियांग और वेट नर्स हैं, जो उसकी देखभाल करेंगे। वह ठीक हो जाएगी। उसकी दृढ़ आवाज ने किसी भी संदेह की अनुमति नहीं दी। यह कहने के बाद
उसने फीफी के पसीने को पोंछने के लिए एक मुलायम रेशमी रुमाल लिया, बिस्तर के पास बैठ गया और उसकी गर्दन, छाती और पीठ को पोंछा। उसका पसीना पोंछने के बाद वह उसके करीब झुका और दूसरी बार उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने क्या सपना देखा? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उसकी हथेली ने धीरे से उसकी लाल और सूजी हुई पलकों को सहलाया, मानो दया से भर गया हो। उसने धीरे से पूछा। ज्यो कियाओ ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। अब सब ठीक है। उसकी खूबसूरत आंखों में धीरे धीरे आंसुओं की एक पतली परत झलक रही थी। मुझे बताओ, फिर तुम अब और नहीं डरोगी? ज्यो कियाओ अपना सिर हिलाती रही। वेई शाओ ने उसे गौर से देखा। क्या यह वही दुःस्वप्न है जिसके बारे में तुमने मुझे पिछली बार बताया था? ज्यो कियाओ ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे को आश्चर्य से देखा, जैसे उसका मूड अचानक खराब हो गया हो। वह अब और नहीं रोक सकती थी। उसके छोटे हाथों ने उसके कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया। वह बीच बीच में सिसकियां ले रही थी। एक आदमी ड्रैगन की पोशाक पहने हुए था, जो मुझे मारने के लिए खूनी तलवार पकड़े हुए था। मैं बहुत डरी हुई थी कि वह उस तलवार को मेरे दिल में घोंप देगा, लेकिन फिर भी वह कदम दर कदम मेरे करीब आता गया। उस सपने में वह आदमी अब लियू यान का चेहरा नहीं था, यह अस्पष्ट और खाली हो गया था। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन वह अभी भी हत्या के इरादे को महसूस कर सकती थी। दूसरे व्यक्ति का चेहरा विकृत था। यह स्पष्ट रूप से बहुत परिचित था, लेकिन सपने में दृश्य थोड़ा अलग था, इसलिए इसने लोगों को और भी अधिक भयभीत कर दिया। वह कांप उठी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। यह तो बस एक दुःस्वप्न है। मैं निश्चित रूप से किसी और को तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। वेई शाओ ने उसे दिलासा दिया। मैं अभी भी झांगपू का सपना देख रहा हूँ। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और मेरे पूरे शरीर पर फैल गया था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू फिर से बहने लगे। वेई शाओ स्तब्ध था, उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थी। उसने उसे कसकर गले लगाया, उसके कान में फुसफुसाया, यह मेरी गलती है। मुझे उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए था और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ इतना क्रूर नहीं रहूंगा। यार, डरो मत। वेई शाओ ने उसे लगातार दिलासा दिया। जितना अधिक वह उसे दिलासा देता, वह उतनी ही जोर से रोती। वेई शाओ ने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। उसने अभी भी उसे बिना एक पल के लिए छोड़े कसकर गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई जैसे कि फीफी को मनाने के लिए। जियाओ कियाओ तब तक रोती रही जब तक वह थक नहीं गई और फिर सो गई। उसे लगा कि वह बहुत गहरी नींद में सो गई थी। जब वह जागी तो उसे अचानक थोड़ा उलझन महसूस हुई। उसके बाद पिछली रात की घटनाएं धीरे धीरे उसके दिमाग में घूमने लगी। ईस्ट रूम में उसने वेई शाओ को जाने के लिए बुलाया। उसने झो शी को पैतृक हॉल में पाया और उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास रुका, लेकिन वह वापस नहीं आई। वह सो गई और वह दुःस्वप्न जो लंबे समय से नहीं आया था, फिर से दिखाई दिया। उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थी। जब उसने अपनी सूजी हुई आंखें खोली, तो उसने पाया कि बाहर पहले से ही उजाला हो चुका था। वेई शाओ अभी तक नहीं गया था और वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोते हुए उसे गले लगा रहा था। वह बस थोड़ा सा हिली और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत सतर्क थी, लेकिन उसके गालों के दोनों तरफ काले निशान थे। शायद उसे कल रात पर्याप्त नींद नहीं मिली थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम आज नहीं जा रहे हो? आपने मुझे जगाया नहीं? एक्सायो कियाओ और एफईआई के साथ
एक और अंधेरी रात को धीरे धीरे गिरा दिया गया। बहुत कुछ रोया, उसकी माँ उसे आराम देने के लिए नहीं आई। भूख लगने पर बच्चा दूध पाने के लिए कोमल और सुगंधित माँ की ओर मुड़ता है। वी शाओ चुपचाप अपने सामने की छवि को देखता रहा। आज सुबह की सूजी हुई पलकें गायब हो गई थी और उसके काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। भले ही वह पहले से ही एक बच्चे की माँ थी, लेकिन यह सुंदर चेहरा अभी भी दुनिया के किसी भी आदमी को रुकने और देखने के लिए मजबूर कर सकता था, अतीत की एक युवा लड़की की खूबसूरत सांसों को समेटे हुए। वी शाओ को जो सबसे ज्यादा पसंद था वह थी उसकी आंखें। अब तक उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है जिस रात उसने उससे शादी की थी। पहली बार जब वह शादी के मंडप में उसका सामना कर रहा था तो वह उन खूबसूरत चमकती आंखों से कितना प्रभावित हुआ था। शायद इसी वजह से बाद में उसे दूसरे व्यक्ति की पलकें चूमना सबसे ज्यादा पसंद था। फीफी ने अपना पेट भरने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे सो गई, क्योंकि उसने अभी अभी दूध चूसने के लिए संघर्ष किया था। उसकी गर्दन पर पसीने की एक परत थी। ज्यो कियाओ ने देखा, पति, मेरे लिए थोड़ा दूध लाओ, तौलिया। उसने अपने होंठ थोड़े से खोले। उसकी आंखें वेई शाओ की ओर देख रही थी, जो अचानक उसकी ओर झुक गया, धीरे धीरे करीब आ रहा था। फीफी नीचे लेटी हुई थी। उनके होंठ धीरे धीरे एक दूसरे को छू रहे थे। ज्यो कियाओ की पलकें थोड़ी कांप उठीं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वेई शाओ के अचानक कोमल चुंबन को महसूस किया। यार, मुझे दोष मत दो। दो लोगों के कान और मंदिर उलझे हुए थे। वेई शाओ भारी सांस ले रहा था। मुझे पता है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? अध्याय 150। ज्यो कियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वी शाओ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बिस्तर से उतर गया। ज्यो कियाओ को वह अध्ययन कक्ष में ले गया। वह अंदर गया और मोमबत्तियां जलाईं। ज्यो कियाओ ने उसे असमंजस में देखा। उसे गुप्त स्थान से बक्सा ले जाते देख वेई शाओ ने बक्सा मेज पर रख दिया। वह पीछे बैठ गया, कुशलता से बक्से का ढक्कन खोला और ज्यो कियाओ को आने का संकेत दिया। ज्यो कियाओ धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंदर वास्तव में वही पुराना झंडा था जिसे उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखा था। इसे बड़े करीने से मोड़कर अंदर रखा गया था। मैन, क्या तुम हमेशा से यह जानना नहीं चाहते थे कि इस बक्से के अंदर क्या है? उस वर्ष यह मेरे पिता का आदेश था। यह जगह खून से सनी हुई है, मेरे पिता के खून से, जिससे उनकी मृत्यु के बाद यह जगह लाल हो गई थी। यह अवशेष तब से मेरे पास रखा हुआ है। वेई शाओ की नजर झंडे पर रुक गई, धीरे धीरे बोल रही थी। ज्यो कियाओ ने सांस लेना बंद कर दिया, धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर वेई शाओ को देखा। उसकी नजर गहरी और खाली थी, मानो अतीत की यादों में डूब रही हो। उस साल मेरे पिता और उसके दादा ने शाही दरबार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ली सू की ही पीढ़ी लाई टुक महान है। उस दिन युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने शपथ ली थी कि वे एक साथ हमला करेंगे। मेरे पिता को अपने दादा पर भरोसा था, इसलिए उन्हें अब भी लगता था कि सैनिकों की तैनाती के समय उन्हें सहायता मिलेगी। नियत समय पर पिता ने योजना के अनुसार सेना भेजने के बाद भी उसे अभी भी विश्वास था कि उसके दादा समय पर वहां पहुंच जाएंगे। उसकी नजर जियाओ कियाओ के चेहरे पर पड़ी। उसका हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गया। उसके हाथ के पीछे की नसें धीरे धीरे दिखाई देने लगी। मेरे पिता और भाई को मारने वाला दुश्मन ली सू था, लेकिन तुम्हारे कियाओ परिवार ने भी अपनी शपथ तोड़ दी। बिना लड़े लड़ो, बिना दुश्मन के मरो,
किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यदि उस समय भी उसके दादाजी ने उन्हें पहले ही बता दिया होता कि वे पीछे हट जाएंगे, तो भी मेरे पिता अस्थायी रूप से अपनी रणनीति बदल सकते थे, और भले ही वे अंत में पहले की तरह हार जाते, लेकिन संभवतः उनकी उस दिन जैसी बुरी हार नहीं होती। मेरे पिता और भाई मुश्किल से ही जवाबी हमला कर पाए, अराजकता में मारे गए। उनके साथ आए 50,000 वेई सैनिक भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। जब वे लौटे तो वे केवल कुछ दिन के थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी। यार, अगर तुम खुद को किसी और के जूते में रखकर देखो, किसी और के बेटे के रूप में, अगर वह तुम होते, तो क्या तुम उदासीन होते? उसने प्रत्येक शब्द कहा। जियो कियाओ धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसकी कुर्सी के पास घुटने टेक दिए। वेई शाओ का हाथ कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वेई शाओ की बंद मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली हो गईं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह एक पल के लिए चुप हो गया। यार, मैं इसे तुमसे छिपाना नहीं चाहता। मुझे पता है कि उस साल जो कुछ हुआ उसका तुम्हारे पिता से कोई लेना देना नहीं था। भले ही उस दिन मैंने वेई लियांग से कहा था कि वह दुएन चाओ के पास जाकर आपके पिता को उपहार दे। उस समय मैं केवल आपको खुश करना चाहता था। उस साल का अपराधी, आपके दादा, मर चुका है। मुझे लगता है शायद मेरी दादी ने देखा कि मैं क्रूर था और मुझ में बहुत अधिक जुनून था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं एक उदार व्यक्ति बन सकता हूँ, और उस समय कियाओ परिवार प्रस्ताव करना चाहता था, इसलिए वह पहले तो शादी के लिए राजी हो गई। चाहे यह अनुमान सही हो या कोई और छिपा हुआ कारण हो, यार, मैं स्पष्ट शिकायतों के साथ पैदा हुआ था। मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, क्योंकि वह इसे सहन कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी नफरत छोड़ दूं, तो यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद इस जीवन में मैं अपनी दादी की तरह उतनी उदारता तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने जियो कियाओ के दोनों हाथ पकड़ लिए और खड़ा हो गया। जियो कियाओ के दोनों हाथ उसके साथ नीचे खिसक गए। उसकी आंखें उसकी पीठ का अनुसरण कर रही थी। वेई शाओ को खिड़की तक चलते, उसे धक्का देकर खोलते और उसकी ओर पीठ करके खड़े होते देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यार, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जब से तुमने मुझसे शादी की है, तुमने सब कुछ अच्छा किया है। तुम सौम्य और दयालु हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम इस तरह से भयभीत और अन्यायी हो रहे हो। मैं अपने दिल में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर एक दिन मैं अपनी नफरत को नहीं छोड़ सकता, तो उस दिन तुम और मैं बिना सीमाओं के करीब नहीं रह सकते। मुझे कुछ समय दो, मुझे स्पष्ट रूप से सोचने दो। उसने अपना सिर घुमाकर जियाओ कियाओ को ध्यान से देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे बोल रही थी। अगले दिन वेई शाओ ने युयांग छोड़ दिया। 7वें महीने में वेई शाओ ने ताइशान एडमिरल ली डियान को झांक्यू में सेना तैनात करने का आदेश दिया, जो किंगक्यू की ओर बढ़ रहा था। एडमिरल ली चोंग झांग जियान ने जुझोऊ में सेना भेजी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जियाओ काउंटी की निगरानी की, सीधे लांग्या की ओर बढ़े। सेना 3 दिशाओं में विभाजित थी, एक साथ हमला करते हुए, प्रत्येक इकाई को नष्ट करते हुए। खबर फैल गई, दुनिया हैरान रह गई। किसने सोचा होगा कि वेई शाओ हान राजवंश के लांग्या पर खुलेआम हमला करेंगे। लांग्या दरबार ने जल्दबाजी में सेना और सेनापतियों को भेजा और बाहरी दुनिया को जवाब देने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। वांग बा डोंगचेंग और उनके समूह ने लगातार घोषणाएं लिखीं, हर जगह चित्र बनाए और दुनिया को घोषणा करते हुए उत्कृष्ट साहित्य लिखा, अपनी पूरी कोशिश की। लांग्या दरबार की घोषणा पूरी दुनिया में फैल गई। 8वें महीने में ली डियान ने चांगई को दबा दिया और लांग्या और किंगक्यू दरबारों के बीच संबंध को जल्दी से तोड़ दिया। 8वें महीने के अंत में
दक्षिण में ली चोंग और झांग जियान ने जुझोऊ पर कब्जा कर लिया। 9वें महीने के पहले सप्ताह में वेई शाओ ने यांगडू पर हमला किया और मोहरा सैनिकों ने सीधे लांग्या दरबार पर निशाना साधा। अंतिम लड़ाई शुरू हुई। यह युद्ध किलू 1 की भूमि में हुआ, जिसने पूरे 9 प्रांतों को हिलाकर रख दिया। 1 क्यूइलू आज के शेडोंग में स्थित लोगों ने वेई शाओ को एक गद्दार के रूप में शाप देने की पूरी कोशिश की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी को फटकार लगाई गई। हुआंगजो और पेंगस को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 10,000 सिक्के सफेद चावल का एक भी बुशेल नहीं खरीद सकते थे। लोग दयनीय थे। स्वर्ग के कानूनों का उल्लंघन करते हुए, सेना को फिर से भरने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हुए, एक कहावत थी कि शहर को जल्दी जीतो, मांस को देर से खाओ। अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा किया, जिसका शीर्षक था स्वर्गीय राजा चेन यांगची नदी को पार कर गया और आबादी और धनी हुयांग पर हमला किया। हाँ, माहौल उग्र है। दक्षिण में अराजकता है, लेकिन गुडुओंग में सब कुछ सामान्य है, कुछ भी अलग नहीं है। जब सूरज उगता था तो लोग काम पर चले जाते थे, जब सूरज ढलता था तो वे आराम करते थे और कुछ घंटों तक शराब पीने और मार्क्विस द्वारा लांग्या को दी गई सजा के बारे में बातें करने के बाद। उत्तर में रूढ़िवादी हान राजवंश लियो परिवार का तथाकथित प्रभाव तेजी से कम हो गया था। वेई शाओ ने कुछ ही वर्षों में उत्तर को एकीकृत कर दिया और स्थानीय अधिकारियों ने प्रतिभाशाली लोगों को नियुक्त किया, कठोर कानूनों को समाप्त कर दिया और करों और जबरन श्रम को छूट दी। अराजकता के दौरान उनके पास खाने के लिए भोजन था, वे शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और वेई मार्क्विस को स्वर्ग मानते थे। यह सिर्फ एक सरल सिद्धांत था। लुओयांग के महान मिंग मंदिर में जिया टैन नाम का एक प्रसिद्ध भिक्षु था। जब वह युवा था तो वह भारत से लुओयांग आया और कई दशकों तक वहां रहा, पुस्तकों का अनुवाद किया और बौद्ध धर्म का प्रचार और व्याख्या की। पिछले साल जब वेई शाओ ने लुओयांग पर कब्जा कर लिया तो लेडी जू ने जिया टैन के नाम के बारे में सुना और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसे युयांग में आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। जिया टैन ने यहां आने का निमंत्रण स्वीकार किया। या 7 महीने की उम्र में पिछले महीने अपने बच्चे के दांतों को अंकित किया गया था। यह देखते हुए कि उसका बच्चा थक गया था, उसने उसे सोने के लिए भी महसूस किया, इसलिए उसने गीली नर्स और नौकरानी को बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर चली गई। केवल जुआन नूंग रात के लिए कमरे में सो गई और रात के बीच में जाग गई। शांत। इस महीने लैंगजिया कोट को वेई शाओ के हाथों में नष्ट कर दिया जाएगा। शायद दूर नहीं। हालांकि उसके पिता की आंखें अंधी थी, लेकिन पिछली बार भेजे गए पत्र के बाद से उनकी दृष्टि अब बहुत व्यापक हो गई थी। जहां तक उसके छोटे भाई की बात है, जो अब जिंगझो में था, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। जियाओ कियाओ को लगा कि वह बहुत संतुष्ट है। उसके पास वेई शाओ का प्यार था। प्यार की वजह से उसे सहनशीलता, अपने परिवार की सुरक्षा और उनकी प्यारी बेटी का एहसास हुआ। पहले की स्थिति की तुलना में आज जाने में सक्षम होने के कारण उसे नहीं पता था कि वह और क्या उम्मीद कर सकती है। हालांकि आज रात वह कई रातों की तरह जाग गई, भले ही वह बहुत थकी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, वह अच्छी तरह से सो नहीं पाई। अंत में जियाओ कियाओ बिस्तर से उठी, अपने मुलायम तलवों वाले कढ़ाई वाले जूते पहने और खिड़की के बाहर चांदी की मदद से वह अपनी बेटी के छोटे से बिस्तर पर गई, उसे एक कंबल से ढक दिया, फिर चुपचाप खिड़की के पास गई, धीरे से दरवाजा खोला। पूर्णिमा उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी, साफ चांदनी चारों ओर फैली हुई थी।
इंसान आंगन में लगे फूल और सजावटी पौधे आपस में गुंथी हुई परछाई बना रहे थे और एक अनजान कोने से कभी-कभी एक दो कीड़ों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जिससे शरद ऋतु की रात और भी शांत हो रही थी। जियाओ कियाओ खिड़की से टिकी हुई थी। उसका चेहरा ऊपर था, उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ चांद था, उसकी बाहें धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह जागने के बाद से कोट पहनना भूल गई थी। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे, धीरे-धीरे उन्हें रगड़ रहे थे। जैसे ही वह खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, उसकी नज़र अचानक रुक गई। दक्षिण पूर्व कोने में खिड़की के बाहर लगभग 10 कदम की दूरी पर एक मैग्नोलिया का पेड़ था। 3.3 जियांगन के लोग गुई को मुशी कहते थे। मुशी की काली छाया के नीचे ऐसा लग रहा था कि कोई आकृति खड़ी है। बस रात का आसमान अंधेरा होने के कारण वह उसे देख नहीं पाई। मैडम तू और झोउ शी जिन लोंग मंदिर गए थे और कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे। जियासी ने भी पूरे घर की सावधानीपूर्वक सुरक्षा की और रात में पहरा देने के लिए गार्ड की व्यवस्था की। लेकिन आधी रात को इस तरह, ठीक वेस्ट रूम के आंगन में, निश्चित रूप से कोई गार्ड नहीं था जो आने की हिम्मत करे। यह काली आकृति बाहर से आई कोई थी। ज्यो कियाओ के बाल खड़े हो गए और वह जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि काली आकृति थोड़ा हिली और तेजी से उसकी ओर चली। ऐसा लगा कि पलक झपकते ही वह उसके सामने आ गया था। रोशनी चमकी, जिससे दूसरे व्यक्ति का चेहरा आधा हल्का और आधा काला हो गया। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। भले ही उसने उसे पूरे 1 साल से नहीं देखा था, लेकिन उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। यह वेई यान था,